नमस्कार। अलंकारा स्वलंकारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। आज हम आचार्य क्षेमेंद्र के बारे में तत्प्रणीत औचित्य विचार चर्चा पर विचार करेंगे। जिस प्रकार से आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय, वामन का रीति संप्रदाय, कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय, भरत मुनि का रस सिद्धांत, भामह का काव्यालंकार सिद्धांत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से औचित्य विचार चर्चाकार क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय भी प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में क्षेमेंद्र का नाम क्षेमेंद्र नाम के अनेक लेखकों का उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए, गुर्जर प्रांत के रहने वाले यदु शर्मा के पुत्र, हस्तिजन प्रकाश ग्रंथ के लेखक क्षेमेंद्र का नाम, एक श्रृंग नामक कृति के लेखक क्षेमेंद्र, स्पंद संदोह नामक ग्रंथ के कर्ता क्षेमेंद्र, सांब पंचाशिका विवरण के लेखक क्षेमेंद्र, चंड कौशिक नाट्य कृति के लेखक क्षेमेंद्र, प्रत्यभिज्ञा हृदय शिवसूत्र और परमार्थ सार के टीकाकार क्षेमराज आदि उपर्युक्त सभी क्षेमेंद्र नामधारी ग्रंथकार काव्य शास्त्र का क्षेमेंद्र से सर्वथा भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं। कश्मीर का प्रायः प्रत्येक साहित्यकार स्वकीय देश और काल का उल्लेख करता है। क्षेमेंद्र ने भी प्रायः अपनी सभी रचनाओं में अपने देश, काल और वंश का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिनव गुप्त के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है। मधुसूदन शास्त्री ने कहा है कि क्षेमेंद्र 990 ईस्वी के बाद ही उत्पन्न हुए होंगे और 1065 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई होगी। बृहत कथा मंजरी और भारत मंजरी में उल्लिखित श्लोक इस प्रकार से है, जिसमें उन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त को संबोधित किया है। श्रुत्वाभिनव गुप्ताख्यात साहित्यम बोधवारिधे आचार्य शेखर मणिर विद्या विवृतिकारिणः। क्षेमेंद्र का जन्मकाल 990 के लगभग माना जा सकता है। डॉक्टर कांति चंद्र के अनुसार अभिनव गुप्त का काल 990 से 91 ईस्वी से लेकर के और 1014 से लेकर के और 15 तक स्वीकार किया जा सकता है। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में कहा है कि राज्ये श्री मदनांत राज्य निरपते काव्योदये अयम कृतः, और कवि कंठाभरण में कहा है कि तस्य श्रीमद अनंत राज नृपते काले किलायम कृतः, कहकर अनंतराज के नाम का उल्लेख किया है। अब देखते हैं, अनंतराज ने कश्मीर में 1028 ईस्वी से लेकर के और 1063 ईस्वी तक शासन किया था। अतः 10वीं शताब्दी का मध्यकाल क्षेमेंद्र का स्वीकार किया जा सकता है। क्षेमेंद्र का जन्म कश्मीर के उच्च कुल में संपन्न सारस्वत ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके प्रपितामह का नाम भोगेंद्र था। रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित, सुब्रत तिलक, औचित्य विचार चर्चा और चारुचर्य आदि रचनाओं में क्षेमेंद्र ने अपने पिता का नाम प्रकाशेंद्र उल्लेख किया है। अपने पुत्र का नाम सोमेंद्र जो स्वयं एक कुशल कवि था। क्षेमेंद्र के पिता का नाम प्रकाश था। पर्याप्त दान पाकर ब्राह्मणों ने उन्हें इंद्र की उपाधि से अलंकृत किया। इस प्रकार से उनके प्रपिता का नाम भोगेंद्र, पिता का नाम प्रकाशेंद्र, क्षेमेंद्र और पुत्र सोमेंद्र। क्षेमेंद्र ने आचार्य अभिनव गुप्त के चरणों में बैठ करके नियम पूर्वक साहित्य विद्या का अध्ययन किया। औचित्य विचार चर्चा में अपने उपाध्याय गंग कवि का भी उन्होंने उल्लेख किया है। क्षेमेंद्र ने गुरु सोम का उल्लेख भी बृहत कथा मंजरी और भारत मंजरी में किया है। क्षेमेंद्र किसी नृपति सभा के कवि रत्न थे। क्षेमेंद्र ने समसामयिकी काश्मीरी नरेश अनंतराज का उल्लेख अपनी सुब्रत तिलक, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, नर्ममाला, समय मातृका और अवदान कल्पलता में किया है। अनंत राजपुत्र कलश का वर्णन दशावतार चरित के उपसंहारात्मक श्लोकों में किया गया है। इनके पुत्र सोमेंद्र ने अवदान कल्पलता
के अंतिम श्लोकों में अनंतराज का उल्लेख किया है। अनंत मल्ल नृपति नाम से किया गया है। वस्तुतः क्षेमेंद्र ने विद्या से लेकर के कलश पर्यंत सातवाहन के 5 राजाओं के शासनकाल का अवलोकन किया था। उनका जन्म विद्या रानी के कठोर काल में हुआ था। शिक्षा दीक्षा संग्राम राज के शासनकाल में संपन्न हुई। साहित्यिक गतिविधियों एवं ग्रंथ निर्माण का महत्व काल अनंतराज के शासनकाल में हुआ था। कलश के राज्यकाल में संभवतः वे 5-7 वर्ष के जीवित रहे होंगे। मधुसूदन शास्त्री कौल और कृष्ण रामाचारी आर्येंद्र शर्मा आदि विद्वानों का कथन है कि क्षेमेंद्र को अनंतराज उनके पुत्र कलश दोनों का समय राजस्व प्राप्त था, परंतु कुछ विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यदि इसमें कहते हैं कि सत्यता होती तो कलहण अपनी राजतरंगणी जहां अनंतराज और कलश के शासन की प्रत्येक छोटी मोटी बातों का विवरण विस्तार पूर्वक देता है, वहीं यह उल्लेख प्राप्त नहीं होता है कि उनकी सभा में क्षेमेंद्र या उनके पुत्र सोमेंद्र नामक कवि का राजस्व प्राप्त था। वस्तुतः क्षेमेंद्र एक स्वतंत्र प्रकृति के साहित्य शास्त्री हैं। उन्हें जीविकोपार्जनार्थ राज्याश्रय की अपेक्षा नहीं थी। राज दरबारी सीमाओं के आबद्ध रहकर जीवन यापन करना उनकी प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल था। उन्होंने अपनी कृति दर्प दलन में राज्य सेवा से में नियुक्त कवियों के द्वारा की गई चित्रालंकार हारिणी रचनाओं को वैश्य के समान वर्णित किया है, जहां लोभवश कविता को दूसरों के विलास का साधन बना दिया जाता है। प्राप्त उल्लेखों के अनुसार क्षेमेंद्र ने लगभग 40 रचनाओं का प्रणयन किया, जिसमें प्राप्त 18 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। रामायण मंजरी यह रामायण पर आश्रित है और 7 कांडों में विभक्त है और 6186 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। दूसरा दशावतार चरित 10 अध्यायों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा इसमें निबद्ध है। 1764 श्लोक इसमें वर्णित है। लोक प्रकाश इसमें हिंदुओं के प्रतिदिन जीवन विषय विविध सामग्री का संकलन है। नीति कल्पतरु 138 अध्यायों में विभक्त राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। अवदान कल्पलता यह 2 भागों में उपलब्ध होता है और प्रथम भाग में 49 पल्लव और द्वितीय भाग में 50 से 108 पल्लव प्राप्त होते हैं। भगवान गौतम के जीवन से संबंधित जातक कथाओं का यह संग्रह है अवदान कल्पलता, और प्रथम पल्लव से 107 पल्लव के रचयिता स्वयं क्षेमेंद्र हैं और 108वां उनके पुत्र सोमेंद्र ने किया है। बृहत कथा मंजरी इसमें उपसंहार और परिशिष्ट के साथ साथ 18 लंबक और 7638 श्लोक है। भारत कथा मंजरी इसमें 19 पर्व और 10,792 श्लोक हैं। महाभारत का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। काव्य कंठाभरण काव्य शास्त्र विषय 5 संधियों में यह गुंफित किया गया है। काव्य निर्माण शिक्षा कवित्व शक्ति प्राप्ति और गुण दोष का विवेचन इसमें किया गया है। चतुर्वर्ग संग्रह इसमें धर्मार्थ काम मोक्षादि पुरुषार्थ चतुष्टयों का निरूपण किया गया है। सुब्रत तिलक विन्यास त्रय में निबद्ध प्रस्तुत ग्रंथ 27 छंदों के लक्षण और उदाहरण से युक्त है। छंदों के विषय निरूपण की अनुकूलता रसों की उपाधियों पर पर्याप्त इन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। अभिनंद अनुष्टुप जहां अनुष्टुप छंद के प्रयोग में श्रेष्ठ है तो पाणिनि वही उपजाति में निपुण है। महाकवि कालिदास का प्रिय छंद मंदाक्रांता है, ऐसे भी इन्होंने वहां वर्णन किया है। समय मात्र का 8 समयों में सुविभक्त 639 श्लोकों में समलंकृत श्रृंगार परक प्रबंध काव्य है और इसमें कश्मीर नृपति जयापीडकालीन भारतीय समाज का चित्रण किया गया है। नर्ममाला भारतीय समाज में परिव्याप्त दुराचरण का सटीक निरूपण कवि ने 3 परिहासों में किया है। कायस्थ वैद्य ज्योतिषी व्यापारी श्रमणिका गुरुभट्ट रंडा वृद्ध वणिक आदि लोगों के क्रियाकलापों का परिहास पूर्व व्यंग्य परक इसमें वर्णन किया है। चारुचर्या में 101 अनुष्टुप छंदों श्लोकों का एक उपदेशात्मक लघु काव्य है। देशोपदेश के बारे में कह रहे हैं कि प्रस्तुत उपदेशों से युक्त है। इसमें 8 उपदेश और 300 श्लोक हैं।
प्रथमे दुर्जन, द्वितीय में कारदर, तृतीय वैश्या, कोहनी, बिट, छात्र, वृद्ध भार्या, गुरु, कुलवधु, भट्ट, वणिक, कवि, द्योतकर आदि लोगों के छल छदपूर्ण क्रियाकलापों का भी इसमें वर्णन किया गया है। दर्पदलन में दर्प दोषों का वर्णन किया गया है। कला विलास में 10 सर्ग और 557 श्लोक हैं। समाज में कला के नाम पर होने वाले दोषों का व्यंग्यात्मक प्रहार इसमें किया गया है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र के उपलब्ध समस्त ग्रंथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसमें साहित्यिक समीक्षा औचित्य नामक नूतन सिद्धांत की अवधारणा पर की गई है। यह क्षेमेंद्र की अभिनव धारणा है। इसमें 39 कारिकाओं से युक्त कारिका वृत्ति और उदाहरण से परिपूर्ण ग्रंथ है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण कहा है और औचित्य को रसभंग का कारण है। कहा है कि अनौचित्या द्वितीय नान्यत रसभंगस्य कारणम प्रसिद्धौचित्यबंधस्तु रसस्योपनिषत्परा। वस्तुतः